एवरीवन, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस में। हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की जो है प्रचंड सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग 100 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस सीरीज़ में जो है पूरे करेंगे। तो आज इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है और इसमें जो है हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। और देखिए, अन्य बुकों के हिसाब से इस चैप्टर में 2 चैप्टर आएंगे। एक तो वैद्युत आवेश, कूलाम के नियम, वैद्युत क्षेत्र, और दूसरा कौन आएगा, गॉस का प्रमेय, है ना। तो गॉस की प्रमेय और ये वैद्युत आवेश, इन 2 चैप्टरों को मिला करके जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें के जो इम्पॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, वो हम लोग आज इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है पुराने प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, नाइट्रोजन 714 के नाभिक पर कूलाम में जो है आवेश की गणना करना है हमको। नाभिक में पर इसके कितना आवेश होगा ये हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नाभिक में आप जानते हैं कौन से कण होते हैं। तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब उस बचा कौन, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण है। तो उस पर देख लेते हैं कितना। तो आप जानते हैं एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +1.6, है ना। यानी कि ये पॉजिटिव कण है, इसलिए इसके ऊपर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस नाइट्रोजन 714 नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूँकि नाइट्रोजन 714 के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर। तो देखिए, परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 7 है। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर जितना इसका जो है परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन इसके नाभिक में होंगे। तो इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 714 है, तो इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और आप जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अर्थात नाइट्रोजन 714 के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब जो है अतः इस पर आवेश बराबर, अतः जो है नाभिक पर आवेश, नाइट्रोजन 714 के नाभिक पर आवेश, तो आवेश निकालना है। तो आवेश क्यों बराबर, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे Ne, है ना। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या जो है इसको n मान लेंगे। n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और इसके नाभिक पर आवेश हमको निकालना है, तो आवेश क्यों बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्यों बराबर Ne लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर E जो रखेंगे प्रोटॉन का आवेश रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्यों बराबर N, 7 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक, तो क्यों बराबर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, दशमलव भूल जाएंगे। सबसे पहले 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 सत्ते 112। ठीक, गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, -19। अब देखिए पीछे से एक अंक पहले है तो पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, दशमलव हमेशा आगे से एक अंक के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दशमलव जो है एक अंक और इधर लाएंगे, दाएं से बाएं लेकर आएंगे। तो जब दाएं से बाएं लेकर आएंगे तो जानते हैं आप, दाएं से बाएं जितने अंक दशमलव लाते हैं उतनी घातें इसमें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, तो एक अंक लाए हैं तो -19 में 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे -19 में 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होकर के घट जाएगा। तो यह हो जाएगा 1.12, यानी कि 1.12, है ना। गुणे 10 की घात कितना बचेगा, -18, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर आप यहाँ तक नहीं करते हैं एग्जाम में, यहीं तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी अगर कर पाते हैं तो यहाँ तक कर दीजिएगा। तो इसके जो है नाइट्रोजन 714 नाभिक पर जो है आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश क्यों बराबर कितना होगा 1.12 यानी कि 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा फार्मूला लगा है क्यों बराबर NE, इस जो है फार्मूले पर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है और बहुत ही छोटा प्रश्न 1 नंबर का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का आ सकता है इस फार्मूले पर। तो ये जो है इस फार्मूले पर आधारित ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है, ठीक, तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है और उसका फार्मूला होता है F बराबर QE। क्या होता है? F बराबर QE, है ना। तो हमको इस बल F का मान निकालना है। इसके लिए हमको Q का मान चाहिए और E का मान चाहिए। Q क्या है? आवेश है, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, हमको एक अल्फा कण, अब अल्फा कण है, अब अल्फा कण पर सबसे पहले हमको आवेश कितना होता है ये जानेंगे। ठीक, तो लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश, लिखेंगे चूंकि अल्फा कण पर आवेश, है ना, अल्फा कण पर आवेश क्यों बराबर, तो क्या होता है ये अल्फा कण पर आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। ठीक, अल्फा कण एक क्या है? धनावेशित कण है, और जो है अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक है। ठीक, और ये धनावेशित कण है, इस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होता है। तो क्यों बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, 2 गुणे कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का आवेश, है ना, 2 गुणे क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का आवेश, 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश। ठीक, P मतलब यहाँ समझ लीजिए प्रोटॉन है। ठीक, तो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश, तो क्यों बराबर 2 गुणे प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 10⁻⁻19, है ना। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव जो है कण है। तो यहाँ पर क्यों बराबर कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये हमारा हो गया अल्फा कण पर आवेश क्यों का मान आ गया। अब जो है हमको क्या दिया गया है, और आगे देखिए, ये देखिए 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र मतलब ये E का मान हो गया। तो E का मान हमको दिया गया है 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये E का मान हमको दिया गया है, Q का मान हमको मिल गया। अब जो है हमको लगने वाले वैद्युत बल का मान निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे। हमको वैद्युत बल यहाँ पर लिखेंगे, वैद्युत बल F बराबर क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि हम जानते हैं F बराबर फार्मूला क्या होता है? Q इंटू E। क्या लगता है फार्मूला? QE, है ना। तो यहाँ पर देखिए F बराबर Q की वैल्यू कितना रख देंगे? 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और E का मान कितना दिया गया है? 1.5 × 10⁻⁴ यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक, इसको जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 32 का गुणा 15 से कर लेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दशमलव को भूल जाइए, दशमलव लगा ही नहीं है। तो ये 32 लिखा है, ये 15 लिखा है। अब 15 का टेबल तो आता ही होगा आपको, तो 15 का मल्टीप्लाई हम 32 से करेंगे। तो 15 का जो है 15 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो 15 दूना 30, 30 का 0 हो जाएगा। ठीक, और कैरी कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद देखिए 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 3 45, 45 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48। अब पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा? तो देखिए यहाँ पर पीछे से 1 अंक पहले है, यहाँ पीछे से 1 अंक पहले, तो टोटल हो जाएगा 2 अंक के पहले, है ना। तो इतना इंटू 10 की पावर देखिए -19, और घाते जोड़ देंगे, गुणे में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इधर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर F = कितना आ जाएगा? ये देखिए ये 4.8 ही है। अब उसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं,
तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 19 से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15, है ना। यहाँ देखिए 15 4 19, तो ये माइनस का है तो वो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर F बराबर आ गया 4.8 × 10 की घात माइनस 15, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, तो 4.8 × 10 की घात माइनस 15 न्यूटन, इतना जो है बल कार्य करेगा। अल्फा कण पर जो है इतना बल कार्य करेगा, 4.8 × 10 की घात माइनस 15। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1.0 माइक्रो कूलाम, 1.0 का मतलब 1 माइक्रो कूलाम, तो 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, तो क्या बना रहे हैं, ये द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक, और ये जो है एक दूसरे से दो, ये 2.0 का मतलब 2 लिखा है, तो 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का क्या निकालना है हमको, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले देखिए द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P बराबर फार्मूला होता था Q × 2L। P बराबर क्या फार्मूला होता है, Q × 2L। अब इस फार्मूले के लिए हमको Q चाहिए और 2L चाहिए। तो Q कोई भी आवेश एक किसी भी, क्योंकि निकाय का एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर Q का मान हो जाएगा, Q बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को हम लोग कूलाम में बदलेंगे, तो जब माइक्रो शब्द हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 10 की घात -6 से गुणा कर देते हैं। तो Q बराबर 1 × 10 की घात -6 कूलाम में बदल गया है। फिर यहाँ पर इनके बीच की दूरी, ये जो 2L का मान दिया गया है 2 मिलीमीटर, 2L बराबर दिया गया है 2 मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर 2L बराबर कितना हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में बना लेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। याद रखना है यहाँ 2 को, इस 2L की ज़रूरत होती है हमको फार्मूले में, है ना। L ना निकाल देना, नहीं 2 को नीचे भेज दो। ठीक, तो यहाँ पर 2L पूरा ये हमको दिया गया है, और हमको द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब सूत्र लगा देते हैं। P बराबर क्या होता है, Q × 2L। P बराबर फार्मूला क्या होता है, Q × 2L। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं P बराबर Q का मान हम लोग रख देंगे 1 × 10 की घात -6, और 2L की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 की घात -3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर देखिए 2 एकम 2, और 10 की घात हो जाएगा -6, और प्लस माइनस माइनस होकर -3 हो जाएगा। यानी कि P बराबर, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 10 की घात -9। यहाँ पर देखिए -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9। तो P बराबर 2 × 10 की घात -9, और मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। तो P बराबर 2 × 10 की घात -9 कूलाम मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Q का मात्रक कूलाम, और इधर लंबाई ये दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3I कैप + 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम के एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर कितना दिया है, 10I कैप मीटर² से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यानी कि वैद्युत क्षेत्र इतना वेक्टर E, यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र हमको वेक्टर के रूप में दिया गया है, सदिश के रूप में दिया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 3I कैप + 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम का एक तल कूलाम एक तल के, मतलब इतना वैद्युत क्षेत्र एक तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 10I कैप मीटर² से गुजरता है। तो इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स जो है φE बराबर क्या होता है, φE हमको निकालना है। वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वेक्टर के रूप में दोनों दिए गए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पर ये जो एरिया है हमको, है ना, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया, सदिश के रूप में। तो इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे वेक्टर E डॉट A, यानी इन दोनों का सदिश जो है अदिश गुणन लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र का
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो क्षेत्रफल है इसका अगर ये दोनों सदिश के रूप में होते हैं तो इन दोनों का जो अदिश गुणन होता है ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वही जो है वैद्युत फ्लक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए वेक्टर ई बराबर हमको दिया गया है, वेक्टर ई बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस का कितना दिया गया है 4j कैप, ठीक, इतना दिया गया है और इतने क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद यहाँ पर जो एरिया है हमारा वेक्टर ए बराबर हमको कितना दिया गया है 10i कैप, कितना दिया गया है 10i कैप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ i कैप है और यहाँ ऊपर देखिए i कैप j कैप दोनों हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग इसके बगल में प्लस का 0i कैप लिख लेंगे अपने आप से, है ना, प्लस का 0i कैप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 10i कैप ही लिखा है लेकिन जो है इसको हम लिख देंगे ताकि अदिश गुणा करने में आसानी रहे, है ना। इतना क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, इतना क्या दिया है हमको मीटर स्क्वायर। अब हमको फाई ई वैद्युत फ्लक्स मतलब कि फाई ई ज्ञात करना है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र हमारा होता है फाई ई बराबर क्या होता है, उधर देखिए लिखा गया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर वेक्टर ई की वैल्यू कितना लिख लेंगे हम लोग 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। उसके बाद बीच में क्या लगा देंगे डॉट लगा देंगे। हमारा ए वेक्टर ए कितना दिया गया है 10i कैप प्लस 0 जो है j कैप, सॉरी यहाँ पर कितना होगा j कैप लिखेंगे, यहाँ पर 0j कैप लिख देंगे तो 0j कैप हो जाएगा, ठीक। तो फाई ई इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए इनको कैसे जो है गुणा करते हैं, यहाँ देखिए 3i कैप, आई वाला आई के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट मतलब करेंगे, आई वाले का आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर संख्या का संख्या कर देंगे तो 3 गुणे 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आई डॉट आई, है ना, क्या हो जाएगा आई डॉट आई, फिर देखिए बीच में प्लस लगेगा, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा 0 से कर देंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 4 का गुणा 0 से कर दीजिए, इसको ब्रैकेट से रहने दीजिए, 4 गुणे 0 ब्रैकेट में कर देंगे जे डॉट जे, है ना, इस तरीके से। तो फाई ई इक्वल टू हमारा देखिए 3 धामा 30 हो जाएगा, गुणे आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पर देखिए 4 गुणे 0 0 हो जाएगा और जे डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाई ई की वैल्यू 30 का नम 30, है ना, और 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि फाई ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, है ना, यानी कि वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, देखिए इस फार्मूले से मात्रक बनाएंगे, ठीक। ये जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम मतलब न्यूटन बटे कूलाम, और गुणे में यहाँ देखिए ये मीटर है, मतलब क्या है एरिया, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, मतलब इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना। तो फाई ई बराबर कितना आ गया हमारे पास 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, फाई ई बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर फार्मूला होता है क्यू अपान एल, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपान एल होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू का मान तो कहीं दिया नहीं गया है, ना ही एल का मान दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो है ये हमको जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लिया एक अनंत रेखीय आवेश की बात करा, जैसे मान लिया आवेश वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस आवेश हो, अगर एक रेखा में इस तरीके से, यहाँ पर देखिए एक रेखा में आवेश है अनंत रेखीय आवेश, ठीक, इस तरीके से, तो ये आवेश क्या करेगा आसपास इधर उधर क्या होगा, इस आवेश के चारों ओर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मान लिया इस आवेश से आर दूरी, और आर हमारा कितना दिया गया 2 मीटर, तो 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है इस क्या है पूछा गया है कि इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, आर दूरी यानी 2 मीटर की दूरी पर यहाँ कहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमको निकालना है। तो
तो यहाँ पर आर की वैल्यू दी गई है, यानी दूरी दी गई है 2 मीटर, है ना। तो आर बराबर कितना लिख देंगे, जो है 2.0 का मतलब 2 मीटर ही होता है। और यहाँ पर इतने न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी विद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना दिया गया है, 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। इतने न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रेखीय आवेश घनत्व जब ये कंडीशन जब आर दिया हो, ई दिया हो, है ना, तब हम लोग रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या लगाएंगे, हमको लेमडा बराबर निकालना है। तो इस कंडीशन में लेमडा का फार्मूला होता है, लेमडा बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर यहाँ से निकालेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र निकलता है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र जो निकलेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, है ना, 2 लैम्डा अपान आर, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा का मान कितना निकलेगा, तो ये जो पूरा नीचे वाला है इसको मल्टीप्लाई ई से कर देते हैं, ई गुणे कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। अगर हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अब निकालें तो ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपान 2 हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा का ये फार्मूला निकलेगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर इस तरीके से एक रेखा में आवेश फैला हुआ है तो इससे कुछ दूरी पर, अब दूरी हमको दी गई है 2 मीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये, तो उसका विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अब ये फार्मूला होता है, क्योंकि आपने गॉस नियम का जो अनुप्रयोग पढ़ा होगा, जो उसका जो अनंत लंबाई का एक चालक तार वाला है ना, जिसमें इस तरीके से आवेश फैला हुआ था, वहीं से इसका फार्मूला ये बना हुआ है। ठीक, यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना था उसके तार के निकट विद्युत क्षेत्र, तो वही ये फार्मूला है। तो वहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से हम लोग इस तरह ये नीचे वाला पूरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई के साथ गुणे में हो जाएगा, ऊपर 1 का गुणा 2 लैम्डास कर देंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर ये 2 बटे में चला आएगा, तो ये वाला लैम्डा का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अगर आवेश दिया होता और लंबाई दी होती है ना, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे, तो लैम्डा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ई गुणे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपान कितना है हमारा 2, ये लैम्डा बराबर होता है। तो लैम्डा बराबर ई का मान दिया गया हमको 4.5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 4, ये ई की वैल्यू दी गई है। अब ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। ठीक, तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, है ना, कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। अब अगर हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो ये देखिए ये वाला इधर बटे में ले आएंगे, तो 1/9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर कितना रख देंगे, जो है कितना रख देंगे 1 अपान, तो ये अपान में है तो नीचे चला जाएगा, तो 2 ऑलरेडी अपान में था, नीचे आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, ये नीचे 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, और ऊपर जो है आर बचा। अब आर की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग 2 रख देंगे, आर का मान दिया गया है 2, है ना। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिसको जो सॉल्व करेंगे वही हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है 9 से इसको हम काट देंगे, तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो यहाँ पर पॉइंट आगे लगा है एक अंक पहले, तो जो है पॉइंट लगा देंगे। ठीक, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 0.5 गुणे 10 की घात 4 हो गया, और ये 10 की पावर जो 9 है ये जब हर से अंश में जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात। अब देखो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस में है तो घट जाएंगी, है ना। तो प्लस, जब आप बीच में प्लस लगाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 9 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 4 से 9 तो जाएगी, 9 से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। ठीक,
तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुणे 10 की घात -5। ठीक, इतना भी आप लिख सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए लेमडा का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर इस फार्मूले से मात्रक निकालना, क्यू का मात्रक कूलाम हो जाएगा और इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, है ना। तो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, मात्रक क्या होगा इसका कूलाम प्रति मीटर, है ना, कूलाम प्रति मीटर। ये फार्म जो है मात्रक हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं लेमडा, अगर दशमलव को उधर ले जाएं तो हमारे ये कितना आ जाएगा 5 और उधर दशमलव चला जाएगा, उसके बाद कोई अंक है नहीं तो ये 5 हो जाएगा। और बाएं से दाएं, यहाँ देखिए बाएं से दाएं जब एक अंक ले जा रहे हैं तो एक घात इसमें घट जाएगी, एक घटा देंगे इसमें, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -6, है ना, कूलाम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो लेमडा बराबर 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर। आप ऊपर वाला भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेमडा बराबर 5 गुणे 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। तो लेमडा वाला अगर ऐसे दिया होगा, एक रेखा में आवेश वितरित होगा तो उससे कुछ दूरी पर आपसे पूछेगा कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक, मान लिया वो दूरी r है, r बराबर कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो है r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 2 लेमडा अपान r। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू ये निकाल लेंगे और इस तरीके से वैल्यू उसमें रख देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसको बेटा तैयार कर लेना। ठीक, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd अपान स्मॉल m है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक, यहाँ पर m द्रव्यमान और q आवेश का कोई एक कण है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामा से चलकर d दूरी तय करता है ना। हमको सिद्ध करना है कि कण द्वारा अर्जित वेग जो है v बराबर √2qEd अपान m है। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं, अभी हमने बताया था जो है अगले क्वेश्चन में कि जब कोई आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में जो है गतिमान होता है या वैद्युत क्षेत्र में जो है आता है तो उसके ऊपर एक वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक, क्या कार्य करता है, एक वैद्युत बल कार्य करता है। तो उस सबसे पहले उस वैद्युत बल का मान हम लोग निकालेंगे। अब अगर कण पर वैद्युत बल लगेगा तो कुछ ना कुछ कण में त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो त्वरण निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आवेशित कण, जो हमारा ये कण है आवेशित कण जिस पर आवेश क्यों है, लिखेंगे आवेशित कण पर लगने वाला बल, है ना। सबसे पहले हम बल निकालेंगे। तो F बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है। ठीक, क्या होता है क्यू ई, जहाँ क्यू क्या है आवेश और ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई हो जाएगा। अतः कण का त्वरण कितना होगा, त्वरण कण में कुछ न कुछ तो उत्पन्न होगा ही। ए बराबर आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, ए बराबर F अपान m होता है। ठीक, F अपान क्या होता है m, बल बटे द्रव्यमान, क्योंकि आप जानते हैं F बराबर m में होता है ना। तो उसी प्रकार से A बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप जो है F की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्यू ई अपान कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक, ये हमारा त्वरण आ गया। अब हम जो है त्वरण निकाल लिए। अब ये विरामावस्था से चलकर, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या लगा देंगे, अब गति का तृतीय नियम लगा देंगे, है ना, तृतीय समीकरण लगा देंगे। अतः गति के तृतीय समीकरण से, ठीक, तो तृतीय समीकरण क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as, ये हमारा गति का तृतीय समीकरण है। ठीक, तो v तो हमको निकालना ही है, v²। अब ये विरामावस्था से चलता है, तो विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, तो 0 हो जाएगा, है ना।
जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति जो है विरामावस्था से चलता है तो क्या होता है, उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। +2 इंटू ए की वैल्यू रख देते हैं। ए हमारा आया है QE अपान कितना हो जाएगा m, और s जो हमारी दूरी है, s यहाँ पर क्या है, दूरी है, लेकिन यहाँ पर दूरी कितनी दी गई है, d, तो s के स्थान पर कितना रख देते हैं, स्मॉल d रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं v² = 0 का कोई मतलब नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 QE अपान इंटू d कितना हो जाएगा, 2 QE इंटू d अपान नीचे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है, तो इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, 2 QE इंटू डी हो जाएगा। अपान बटे में क्या है, केवल m है। अब इधर v² है, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा, √, तो 2 QED अपान स्मॉल m, है ना। तो हमको देखिए क्या प्रूफ करना था, v बराबर 2 QED अपान m, तो यहाँ पर v बराबर क्या आ गया, √, के अंदर 2 QED अपान m, तो ये हम जो है प्रूव्ड हो गया हमारा। यही हमको प्रूफ करना था कि जो है सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर इतना है, तो इस तरीके से हम लोग v बराबर ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक बूंद है जिसका द्रव्यमान कितना है, 4.8 × 10⁻10 ग्राम है। ठीक, और उस पर आवेश कितना है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, और वो जो है दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में है। तो इस और प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हमको ज्ञात करना है। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि मान लिया ये 2 प्लेटें हैं, ठीक, और ये आवेशित प्लेटें हैं, तो इनके बीच में, यानी कि अगर ये आवेशित प्लेटें हैं तो इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र बनेगा, और विद्युत क्षेत्र में एक जो है बूंद है, ये बूंद है इस तरीके से। ठीक, और इसके ऊपर आवेश है, आवेश कितना है, इस बूंद पर आवेश क्यों बराबर कितना है, 2.4 × 10⁻18 कूलाम, इतना आवेश है इसके ऊपर। ठीक, तो और इस बूंद का द्रव्यमान भी दिया गया है हमको। तो ये संतुलन अवस्था में लटकी हुई है। संतुलन अवस्था में अगर ये है तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई आवेशित कण जो है आता है तो उसके ऊपर एक वैद्युत बल कार्य करता है, F बराबर QE। ठीक, तो वो वैद्युत बल इसके ऊपर कार्य करेगा, मान लिया ऊपर की ओर, ये F है ना, इसके ऊपर वो वैद्युत बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर। ये चूँकि धन आवेश है इसके ऊपर, तो जो है ये वैद्युत बल इसका मान लिया ऊपर की ओर लग रहा है, और इसका भार किधर लग रहा है, नीचे की ओर। भार इसका क्या हो जाएगा, mg, तभी ये संतुलित अवस्था में रह पाएगी। ठीक, यानी कि अगर इन प्लेटों के बीच, और प्लेटों के बीच क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, और इसके बीच में ये आवेशित बूंद की कण है ना, आवेशित बूंद है कोई, तो इसके ऊपर जो है वैद्युत बल ऊपर की ओर लगेगा अगर ये संतुलन में है, और इसका भार कहाँ लगेगा, mg, नीचे की ओर। तो संतुलन की अवस्था में ये F बराबर mg हो जाएगा, है ना, मतलब वैद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है, इसका भार नीचे की ओर लग रहा है। तो अगर ये संतुलन अवस्था में है, यानी संतुलित अवस्था में लटकी हुई है, तो कि संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा, तभी तो ये संतुलित अवस्था में रह पाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो है सबसे पहले लिखेंगे बूंद का द्रव्यमान कितना दिया गया है, बूंद का द्रव्यमान m बराबर हमको दिया गया है 4.8 × 10⁻10 ग्राम दिया गया है। इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 4.8 × 10⁻10, किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 10⁻³ से गुणा या 1000 से भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए kg में बदल गया है,
इसको और सॉल्व कर लें तो m बराबर हो जाएगा 4.8 गुणे 10 की घात, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो 10 की घात -13 किलोग्राम। इस तरीके से m बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -13 किलोग्राम हो गया। ठीक, अब इस पर आवेश कितना दिया गया है, बूंद पर आवेश Q बराबर कितना दिया गया है, आवेश Q बराबर कितना दिया गया है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम, इतना आवेश है बूंद के ऊपर। ठीक, और ये जो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर कितना दी गई है 1 सेंटीमीटर, ये 1.0 का मतलब 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर बना लेंगे, तो मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 10 की घात -2 से गुणा कर दो या 100 से डिवाइड कर दो। ठीक, तो ये d की वैल्यू हो गई। अब इनके बीच हमको विभवांतर जो है, प्लेटों के बीच विभवांतर हमको निकालना है, तो विभवांतर v बराबर क्वेश्चन मार्क, विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर v बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, लिखेंगे चूंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, है ना, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, ये F जो है वैद्युत बल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके भार mg के बराबर हो जाएगा। वैद्युत बल जो है भार mg के बराबर हो जाएगा। अब वैद्युत बल F बराबर आप जानते हैं कितना होता है, F बराबर होता है QE, कितना होता है QE, यानी कि F बराबर अगर mg है तो F के स्थान पर कितना रख देंगे QE, QE बराबर कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब आप जानते हैं Q तो ऐसे ही रखेंगे, E बराबर क्या होता है V/D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और होता है E बराबर V/D, है ना, तो यहाँ पर रख देंगे V/D, जहाँ V क्या है प्लेटों के बीच विभवांतर है और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अब हमको V का मान निकालना है, तो इम्प्लाई दैट अगर V की वैल्यू यहाँ से देखें तो देखो D बटे में है, उधर गुणे में चला जाएगा, यानी mg d अपान ये Q जो है कहाँ चला जाएगा बटे में, ये D जो है उधर गुणे में चला गया, Q कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर Q किस में था गुणे में था। अब ये हमको फार्मूला V का मिल गया, अब इसी में हमको वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए इधर कर देंगे V बराबर m के स्थान पर द्रव्यमान दिया गया है 4.8 गुणे 10 की घात -13, 4.8 गुणे 10 की घात -13 हो गया। G गुरुत्वीय त्वरण है, ये कितना रख देंगे हम लोग 9.8, है ना, अगर हमको दिया होता 10 तो 10 रख देते, नहीं तो नहीं दिया है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है तो 9.8 रख देंगे। और D हमको दी गई है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी गई 1 गुणे 10 की घात -2, तो इसका मतलब ये 10 की घात -2 ही है ना, ये 10 की घात -2 रख देंगे। अपान बटे में जो है क्या है हमारा Q है, यानी कि जो है बूंद के ऊपर आवेश कितना है 2.4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -18। ठीक, प्लेटों के बीच बूंद के ऊपर कितने ग्राम है जिस पर आवेश इतना है 2.4 गुणे 10 की घात -18, तो ये जो है आवेश का मान हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है 24 2.4 है, जो ऊपर 4.8 है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक, तो 24 एकम 24 24 दून 48, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक, अब ऊपर 2 गुणे 9.8 गुणे ये देखिए 10 की घात -13 -2 मिलकर -15 हो गया, और ये जो 10 की पावर -18 है जब हर से अंश में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए V बराबर इसका गुणा इससे कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 8 16 हासिलाया 1 और 2 9 18 1 19 हो जाएगा। 0.1 अंक के पहले पीछे से तो लगा दिया, और यहाँ पर 10 की घात हो जाएगी -15 + 18, तो यहाँ पर V बराबर आ गया 19.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 18 से 15 चला गया प्लस का 3।
अब यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर एक अंक हम दाएं से और बाएं ले आएंगे दशमलव को, तो v बराबर हमारा हो जाएगा 1.96। 1.96 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, दाएं से बाएं ले आ रहे हैं तो एक घात इसमें जुड़ जाएगी। ठीक, तो 1.96 गुणे 10 की घात 4, इतना जो है क्या हो जाएगा, वोल्ट, है ना। यानी प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा कितना आ गया, 1.96 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 से मिलता जुलता है एकदम। क्या पूछा गया आपसे, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि ई का मान निकालना है, कैपिटल ई का मान। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, को संतुलित कर सके। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो है बूंद का द्रव्यमान कितना दिया गया है, बूंद का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया गया है, 0.001 मिलीग्राम, है ना, 0.001 मिलीग्राम ये दिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर ये पॉइंट कितने अंक के पहले पीछे से है, 3 अंक के पहले, तो इस पॉइंट को हम 3 अंक उधर ले जाएंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -3 मिलीग्राम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके कैसे लिखा हमने, बाएं से दाएं 3 अंक दशमलव ले गए हैं। ठीक, जब दशमलव 1 के बाद चला जाएगा तो उसका उधर कोई मतलब नहीं बचेगा क्योंकि कोई अंक नहीं रहेगा। तो 3 अंक हम बाएं से दाएं ले जाएंगे तो उतनी घातें क्या हो जाती हैं, 10 की घातें उतनी माइनस हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको जो है मिली शब्द हटाएंगे पहले, तो 1 गुणे 10 की घात -3 मिली हटाएंगे तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किस में बदल गया, ग्राम में। ठीक, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 गुणे 10 की घात -3 गुणे 10 की घात -3, ग्राम को किलोग्राम में जब बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं या 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं। अब ये किस में बदल गया, किलोग्राम में बदल गया। किस में बदल गया, यानी कि 1 गुणे 10 की घात, ये तीनों घातें जुड़ जाएंगी, माइनस का 9 आ जाएगा, तो m बराबर 1 गुणे 10 की घात -9 कितना हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, ये m की वैल्यू हो गई, यानी कि बूंद का द्रव्यमान हो गया। और इस बूंद पर जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, तो लिखेंगे जो है बूंद पर आवेश बराबर क्यों बराबर, तो क्यों बराबर 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, है ना। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक, तो ये क्यों का मान आ गया, जो कि क्या है, बूंद पर आवेश है। ठीक, तो ये बूंद पर आवेश हो गया। को संतुलित कर सके, तो अभी हमने बताया था संतुलन की अवस्था में आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, F बराबर किसके हो जाता है, mg के, यानी कि बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल उसके भार के बराबर हो जाता है। और F बराबर QE भी होता है, F बराबर क्या होता है, QE होता है, यानी कि F बराबर mg यानी कि QE बराबर mg, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये QE बराबर mg हो जाएगा। अगर हमको ज़रूरत है यहाँ पर E की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कहा गया आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए, तो E बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए E की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो E बराबर ये क्यों कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो E बराबर आ जाएगा mg अपान क्यू। E बराबर कितना आ जाएगा, mg अपान क्यू। ये E का फार्मूला है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ से जो है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो E बराबर क्या हो गया, mg अपान क्यू। m के, अब इस फार्मूले में m के जगह पर m का मान रख देना, g का मान 9.8 रख देना और q बराबर ये वैल्यू रख देना। तो इसको बेटा सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है, एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और कमेंट में इसका आप लोग आंसर बताना। ठीक, तो अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, एक यूरेनियम 92-238 परमाणु
अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक, अब ये जानते हैं आप, यूरेनियम 92-238 जो है ये एक रेडियो एक्टिव जो है तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो है अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा कण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो यूरेनियम 92-238 का जो परमाणु है, यूरेनियम 92-238 परमाणु, ये अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। ठीक, और अल्फा कण जो उत्सर्जित अल्फा कण है, ठीक, उसकी इसके केंद्र से, परमाणु के केंद्र से 9×10⁻15 मीटर की दूरी दी गई है ना, कि इतनी दूरी पर है, तो उस अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी कितना बल कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए ये यूरेनियम 92-238 था। ठीक, इसने क्या काम किया, एक अल्फा कण उत्सर्जित किया, अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित हो गया। ठीक, उत्सर्जित होने के बाद यहाँ पर जो अल्फा कण इससे उत्सर्जित हुआ करता है, फिर क्या लिखा है, अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र, केंद्र मतलब यहाँ पर परमाणु के केंद्र मतलब नाभिक की बात हो रही है। ठीक, तो जब ये अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो यहाँ पर जो ये नाभिक आएगा, यानी विघटित परमाणु है, ये क्या है, विघटित, विघटन के बाद जो आया विघटित परमाणु, तो यहाँ पर जो है जो ये केंद्र, यानी कि जो परमाणु विघटन अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद बनेगा, तो इसमें जो है ये यूरेनियम हो जाए है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, अब 90 हो जाएगा, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु से अल्फा कण उत्सर्जित होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी हो जाती है, और परमाणु भार में 4 अंक की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर परमाणु भार से हमको कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जो ये होता है परमाणु क्रमांक, यही किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों के बराबर और इलेक्ट्रॉनों के बराबर, है ना। तो ये जो हमारा ये विघटित परमाणु है ना, इसका जो एक केंद्र है, तो इस पर आवेश हम देखेंगे, है ना, इस पर आवेश, तो इस वाले इस पर आवेश अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो अब ये समझ लीजिए आप, ये नाभिक है, केंद्र मतलब नाभिक की बात हो रही, ये नाभिक है, और नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर इसके नाभिक पर कितना आवेश हो जाएगा, तो इस पर आवेश अगर हम लोग Q1 मान लें तो इस पर आवेश हो जाएगा 90 प्रोटॉनों के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्रोटॉनों के बराबर। ठीक, तो 90 गुणे या 90 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा नाभिक पर क्या होता है, धनावेश। ठीक, तो ये 90 प्रोटॉनों के बराबर, और एक प्रोटॉन पर होता है 106 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो परमाणु का नाभिक है ना, इस पर कितना आवेश हो जाएगा, Q1 अगर हम मान लें तो 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों, क्योंकि इसके जो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 90 हैं। अब यहाँ से जो अल्फा कण हमारा है, अल्फा कण जो मान लेते हैं वो कितनी दूरी पर है, क्या लिखा है कि केंद्र से मान लेते हैं, यहाँ से और आगे बना लेते हैं, यहाँ पर अल्फा कण है। ठीक, वो कितना दूरी पर है, यानी R बराबर दी गई है 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर ये अल्फा कण है। ठीक, तो यहाँ से जो है हमको कितना इस पर बल कार्य रहे, मतलब कितना बल लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक, ये जो नाभिक है इस अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा, तो क्योंकि अल्फा कण भी क्या होता है, ये भी धनावेशित कण है ना, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, और इस पर जो है कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉनों के बराबर। तो इस अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी इस अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, इसको Q2 मान लेंगे, इस पर आवेश हो जाएगा Q2 बराबर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि इस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होता है। और यहाँ पर ये जो
इसका अल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद जो नाभिक मतलब यानी कि केंद्र, परमाणु का केंद्र आया था नाभिक, उस पर कितना आवेश हो जाएगा? 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों? क्योंकि इसमें 90 प्रोटॉन हैं। अब ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो ये दोनों एक दूसरे पर यानी कि समझ लीजिए प्रतिकर्षण बल इनके बीच लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बात जो नाभिक है यही इसके ऊपर बल लगाएगा अल्फा कण पर। ठीक, तो दोनों आवेशों, दो हमारे पास ये जो है कण मिल गए, एक प्रकार के ये नाभिक हो गया, ये अल्फा कण, और दोनों पर आवेश पता चल गया और दोनों के बीच की दूरी पता चल गई। तो आपने पढ़ा था कूलाम का नियम, है ना। जब कोई दो आवेशित कण कुछ r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल कार्य करता है उसे हम लोग कूलाम बल कहते हैं। उसका फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और वही F इनके बीच जो अल्फा कण पर जो बल लगेगा यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कूलाम के नियम से। क्या लिख देंगे? कूलाम के नियम से। ठीक, कूलाम के नियम से फार्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। ठीक, 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कोई माध्यम तो दिया नहीं गया है। अगर वो माध्यम बताता और उसका परावैद्युतांक k दे देता तो यहाँ पर k भी लेकर चलते हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए F बराबर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान कितना होता है? वो 9 × 10⁹ होता है। गुणे Q1 के स्थान पर कितना रख देंगे? 90 × 1.6 और गुणे कितना हो जाएगा? -19 हो जाएगा। इंटू Q2 के स्थान पर कितना रख देंगे? 2 × 1.6 × 10⁻19 रख देंगे। और बटे हमारा देखिए r² का मतलब कितना हो गया? 9 × 10⁻15। तो 9 × 10⁻15 ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। 9 × 10⁻- कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, इसको 2 बार हम लोग लिख देंगे। तो देखिए इस वाले 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 9 × 9 9 × 90 ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे देखिए कुछ नहीं बचा, नीचे ये हाँ बचा 10⁻30 बच जाएगा नीचे। इसको पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस घातें जुड़ जाएंगी। ठीक, ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है 16 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे पहले। तो 16 दूना 32 यानी कि 3.2 हो गया। ठीक, अब एक ये भी 16 बच गया। तो यहाँ पर इंटू, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर पहले सॉल्व करते हैं। तो -19 ये -19 माइनस का 38 हो जाएंगी। ठीक, और 38 में देखिए ये 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर 1 है, तो ये 10 हो जाएगा। इन दोनों की घातें जुड़ेंगी तो 10 की घात 10 हो जाएंगी। तो 38 से -38 में 10 की घात मतलब 10 जोड़ देंगे, है ना। तो -38 में जब 10 जोड़ेंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। और तो कुछ यहाँ पर बचा नहीं। ठीक, तो ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 16 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम लोग। इसके आगे इधर देख लेते हैं। तो F बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये देखिए 32 का 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 दूना 32 के 2 हंसिलाया 3, 16 3 48, 2 50 हो जाएगा। ठीक, और ये पॉइंट लगेगा 1 अंक के पहले, यहाँ भी 1 अंक के पहले, तो टोटल पीछे से 2 अंक के पहले, यानी कि ये हो जाएगा 5.02, है ना। कितना हो जाएगा? 5.02। और 10 की पावर कितना हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। 16 दूना 32 के 2 हंसिलाया 3 आया है। 16 3 48, 3 51 हो जाएगा। यहाँ पर 40 3 51 हो जाएगा। पॉइंट 2 अंक के पहले लगेगा। और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -28 हो गया यहाँ पर, -28, और बटे 10 की घात कितना आया है नीचे? ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 ऊपर ले जाएंगे तो F बराबर 5 दशमलव, यहाँ लिख देते हैं 5.12,
यानी कि 5.12 गुणे 10 की घात -28, और ये पावर गई ऊपर तो प्लस की हो गई। तो F बराबर कितना हो जाएगा 5.12 गुणे 10 की घात, ये जुड़ जाएंगी तो 10 की घात 2 बचेगा। कितना बचेगा 10 की घात प्लस का 2 बचेगा। तो F बराबर हो जाएगा 5.12 गुणे 10 की घात 2 का मतलब 100 हो गया। अब ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। F बराबर 512, F बराबर हमारा कितना निकला 512, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन, है ना। तो F बराबर 512 न्यूटन। तो आप जानिए कि 512 न्यूटन का बल इस अल्फा कण पर जो है लगेगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक, यानी कि आपसे कहा गया है कि यहाँ पर देखिए ये प्लस का 9e आवेश है, एक बिंदु आवेश है, और दूसरा है प्लस का e बिंदु आवेश, और ये एक दूसरे से जो है ये एक दूसरे से इस तरीके से 16 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। यानी इनके बीच की टोटल डिस्टेंस हमको दी गई है कितनी 16 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखे हैं, है ना। 16 सेंटीमीटर है इनके बीच की कुल दूरी, और इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक, तो मान लेते हैं कि वो जो आवेश Q है इसको हम पहले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर x सेंटीमीटर। तो यहाँ तक अगर x मान लिया तो इसके इधर कितनी हो जाएगी 16 - x, क्योंकि पूरी दूरी कितनी है 16, तो ये 16 - x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना Q आवेश को +9e आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक, इसको पहले आवेश भी बोल सकते हो या +9e आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक, अब आप जानते हैं कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब ये वाला इसके ऊपर बल इधर की ओर लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसको बोलेंगे F1। ठीक, और ये वाला इसके ऊपर बल इधर की ओर लगाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके द्वारा यानी प्लस के 9e आवेश के द्वारा Q पर बल किधर की ओर लगेगा उधर की ओर, प्रतिकर्षित करेगा ना इसको। और ये आवेश है प्लस का 9e, ये जो है इसके ऊपर इधर की ओर बल लगाएगा, तो ये F2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या हो जाए, कब क्या होगी संतुलन की अवस्था, जब F1 बराबर हो जाएगा F2 के। ठीक, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर क्या हो जाएगा F2, तब जाकर के ये जो है संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। ठीक, यानी कि ये दोनों बल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब F1 जो है 9e और Q के बीच लगने वाला बल है, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे, तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा प्लस का 9e इंटू Q, Q1 Q2, तो Q1 इसके लिए ये बनेगा, Q2 बनेगा ये, अपान इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा x², है ना। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक, तो r² मतलब r की जगह पर x हो जाएगा, बराबर। अगर F2 की बात करें तो इनके और इनके, है ना, ये Q और E के बीच लगने वाला बल, तो 1/4πε0 एक कितना हो जाएगा E इंटू Q अपान कितना हो जाएगा ये 16 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखिए E से E कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 9/x² इक्वल टू इधर कितना बचा 1/16 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये हमारा जो है बचा। अब इसको जो है 9 जो है हमारा वो 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम 3/x का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। इसको देखिए हम 1/16 - x पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है
और बाकी 16 माइनस एक्स का जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको हम अलग करेंगे तब। अब देखिए दोनों तरफ घातें बराबर हैं, है ना, तो ये क्या हो जाए, जब घातें बराबर हो जाती हैं तो आधार बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 3/x और उधर कितना हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 सबसे पहले 16 से गुणा होगा तो 48 आ जाएगा, फिर 3 का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा। अब 48 इधर रोक लेते हैं, -3x उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 48 बराबर इधर कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर हो जाएगा 48/4, 4 एकम 4 और कितना हो जाएगा 12 चौक 48, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। x बराबर हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्यू आवेश है इसको +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तब जाकर ये संतुलित अवस्था में आएगा, है ना। तो पहले और इनके दोनों के बीच में, याद रखना इन दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि क्यू आवेश को +9e आवेश से, है ना, या बिंदु आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है दोनों बिंदु आवेशों के बीच रखा जाए, दोनों बिंदु आवेशों के बीच रखा जाए, है ना, तब जाके वो संतुलित अवस्था में आएगा। तो या फिर अगर अब तो ये हो गया, अगर आपसे पूछ लेता कि इधर +e आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो इधर से कितना हो जाएगा 12, 16 से घटा देंगे तो 4 सेंटीमीटर, यानी e आवेश से कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर और इधर वाले आवेश से कितनी दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। यहाँ पर चित्र थोड़ा समझ लीजिए, ये ना समझना कि इधर जो है क्यों इधर दूरी ज़्यादा तो ये आ गया, ये चित्र आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया गया है, ठीक। तो +9e आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश क्यू को रखा जाए और इन दोनों 9e और e इनके बीच रखा जाए, तब जाकर के ये संतुलित अवस्था में जो है आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर झुका है, इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब हमको P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर दिया है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P से प्रदर्शित करते हैं। और फिर क्या कह रहा है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब E बराबर दिया गया है आपसे 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, है ना, क्या लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर कितना दिया गया 30 डिग्री, है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर झुका है, इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, मतलब कि बलयुग्म का आघूर्ण मतलब टाउ बराबर हमको निकालना है, ठीक। तो चूंकि इसका फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, क्या होता है सूत्र PE sin थीटा। टाउ बराबर P की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁸ कितना हो जाएगा -8 इंटू E की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁵ हो जाएगा, साइन यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिख देंगे 30 डिग्री, तो टाउ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 8 से 5 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से इसको काट देंगे तो टाउ बराबर हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। टाउ बराबर कितना आ गया, यानी वॉल्यूम का आघूर्ण हमको निकालना था, तो टाउ बराबर क्या हो गया 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम के आवेश
1.0 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश हैं +20 और -20 और उनके बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलाम, 20 माइक्रोकूलाम। तो या इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक, ये Q का मान हो गया। आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है ना, मतलब 2L बराबर 1 सेंटीमीटर या 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, तो ये R बराबर कितना दिया गया है 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। क्या होता है 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो यहाँ पर देखिए E = ये हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 9 × 10⁹ हो जाएगी। 2 यहाँ पर P के स्थान पर क्या लिख देंगे Q × 2L, क्या रख देंगे P के स्थान पर Q × 2L और बटे में क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। ठीक, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर E बराबर क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ × 2 × Q का मान कितना है 20 × 10⁻⁻⁶ और गुणे 2L की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻² अपान R की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 × 1 × 1 हो जाएगा। कुल मिला के E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एकम नहीं 20 भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 दूना 36 यानी 360 हो गया। गुणे 10⁹ ये 6 2 8, ये 9 से 8 घट जाएगा तो केवल 10⁻1 बचेगी। भाई यहाँ 9 है, यहाँ 6 2 8 जो है घट जाएगा, नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3600 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 36 × 10⁻²। क्या लिख सकते हैं 36 × 10⁻²। अब दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है, जब कहीं नहीं होता तो पीछे होता है। तो एक अंक हम दाएं से बाएं लाएंगे, तो दाएं से बाएं जब लाएंगे तो ये 3.6 × 10⁻1 जुड़ जाएगा, तो 3.6 × 10⁻3 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कितनी आ गई 3.6 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर कितनी दी गई है सदिश के रूप में 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप कितनी दी गई है 1.2 I कैप प्लस 1.6 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश के रूप में इस तरीके से दी गई है। फिर आगे क्या कहा गया है कि जो है YZ तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ, है ना, एक आयताकार पृष्ठ है जो YZ तल के समांतर है। तो देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा होगा X अक्ष, ये हो जाएगा हमारा Z अक्ष, इधर की ओर ये जो है हमारा क्या हो जाएगा Y अक्ष हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो ये पृष्ठ रखा गया है, ये जो आयताकार पृष्ठ है ये YZ तल के क्या है समांतर है। ठीक, YZ तल के
थोड़ा इसको इधर की बना देते हैं इस तरफ, ऐसे इस तरीके से, है ना। ये वाई हो गया। तो वाई जेड तल हमारा क्या होगा, ये वाई जेड तल है, ये हमारा क्या है, वाई जेड तल है। ठीक, ये वाई जेड तल है, वाई और जेड से बना तल है। तो जो आयताकार पृष्ठ है वो इसी तल के समांतर है। ठीक, क्या लिखा है, आयताकार पृष्ठ जो है वाई जेड तल के समांतर। तो वाई जेड तल के समांतर अगर मान लिया कि ये आयताकार एक पृष्ठ रखा गया है, ठीक, ये एक आयताकार पृष्ठ है जो वाई जेड तल के क्या है, समांतर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो पृष्ठ रखा गया है इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा। अब यहाँ पर बोर्ड पर तो बना नहीं सकते, ये ऐसे होगा, मतलब ये जो वाई वाला अच्छा एक्सिस है ऐसे होगा। ठीक, तो जब ये ऐसे होगा तो ये पृष्ठ ऐसे रखा जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर की ओर होगा, इस एक्स अक्ष की ओर। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की ओर होगा, एक्स अक्ष की ओर। अगर ये ऐसे वाई अक्ष होता तो सरफेस ऐसे होता। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स अक्ष की ओर। और एक्स अक्ष की ओर आप जानते हैं क्या लिया जाता है, एक्स अक्ष पर आई कैप, एकांक सदिश क्या लिया जाता है, आई कैप लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम वेक्टर ए की वैल्यू अगर हम देखें, यानी क्षेत्रफल सदिश देखें इसका, तो 0.2 आई कैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 आई कैप मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका जो है क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये जो है क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों सदिश के रूप में दी गई हैं। तो इस पृष्ठ से कितना जो है फ्लक्स गुजरेगा, है ना, कितना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम जो है पहले हो चुका है इसी वीडियो में। ठीक, तो आप जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर होता है हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक, तो ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप लगा लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। इसमें जो है पार्ट 1 जो प्रचंड सीरीज हमने शुरू की है, इसका ये पार्ट 1 है। इसमें जो हमने 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा गॉस प्रमेय, इन दोनों चैप्टरों से जो है जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल हैं उनको कराया गया है। ठीक, तो इस वीडियो में बच्चों यहीं तक। बाकी जो है जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग वैद्युत विभव और जो है संधारित्र वाले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो है ये न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिएगा, और बेटा जो है कई बच्चों तक इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। इनको जो है ये 100 क्वेश्चन की जो 100 न्यूमेरिकल की प्रचंड सीरीज चलाई गई है जो है इस चैनल के माध्यम से, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आप जो है कई बच्चों तक शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एडवांस क्लासेज, है ना। तो बाकी जो है मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। धन्यवाद।